नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपके साथ हैं। आज अपन पढ़ेंगे मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात। ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का अपना टॉपिक है, चैप्टर सेकंड। कार्बन और नाइट्रोजन जो है इसके अनुपात के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो कार्बन जो है वो जीवाश्म पदार्थ में पाया जाने वाला ऊर्जा का एक मुख्य पदार्थ होता है, यानी इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि नाइट्रोजन जो होता है वो पौधों के लिए एक पोषक तत्व का कार्य करता है। तो हम यहाँ पर मृदा में पाए जाने वाले कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा का जो अनुपात होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपन देखते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है कि कार्बन नाइट्रोजन जो अनुपात है उसका जो सूत्र होता है वो है कि मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा, यानी मृदा में कार्बन की कितनी मात्रा है बटा मृदा में प्राप्त नाइट्रोजन की कुल मात्रा, यानी इन दोनों का जो अनुपात होता है मृदा में वो ही कार्बन नाइट्रोजन अनुपात के नाम से जाना जाता है। इसे ही हम C/N कहते हैं। हम देखते हैं कि विभिन्न पदार्थ जो होते हैं उनमें कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कितना कितना होता है। बच्चों देखते हैं तो कृषि योग्य जो भूमि होती है उसमें कार्बन नाइट्रोजन जो अनुपात होता है उसकी रेंज होती है 8.1 से 15.1 के बीच होती है, यानी उसका जो मान होता है वो 8:1 से 15:1 के मध्य होता है। इसी प्रकार फलीदार जो पौधे होते हैं, यानी ऐसे पौधे जिनमें फली लगती है, फलीदार जो पौधे होते हैं और गोबर की जो खाद होती है उसमें इसका जो मान होता है वो 20:1 से लेकर के 30:1 के मध्य होता है, यानी इनकी जो रेंज होती है बच्चों वो 20:1 से 30:1 के बीच की होती है। फसल अवशेष जो होते हैं, यानी जो भूसा होता है फसल के बाद जो उसका अवशेष रह जाता है उसका अनुपात, उसमें कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है वो 100:1 होता है। इसी प्रकार हम बात करें सूक्ष्म जीवों की, तो सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, माइक्रोबैक्टीरिया जो होते हैं, उनमें इसकी रेंज होती है 4:1 से लेकर के 9:1 के मध्य कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात पाया जाता है। इसी प्रकार से बैक्टीरिया के जो ऊतक होते हैं उन ऊतकों में अनुपात जो होता है कार्बन और नाइट्रोजन का वो 5:1 के मध्य होता है। फंजाई के जो ऊतक होते हैं उसमें इसका मान 10:1 होता है, यानी 10 जो मात्रा होती है भाग जो होते हैं वो तो कार्बन के होते हैं और एक भाग जो होता है वो नाइट्रोजन के होते हैं। इसी प्रकार से मृदा ह्यूमस जो होती है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात 10:1 होता है, यानी कार्बन की मात्रा जो होती है वो नाइट्रोजन से 10 गुना होती है। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों। तो इस प्रकार से हम कार्बन और नाइट्रोजन के अनुपात को विभिन्न पदार्थों में अलग अलग मान प्राप्त कर सकते हैं। इनके मान अलग अलग होते हैं। होता क्या है, जब मृदा में जीवांश पदार्थ मिलाए जाते हैं, यानी जब हम मृदा जो होती है उस मृदा में जब जीवांश पदार्थ को डाला जाता है तो उसमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो होता है वो विस्तृत हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि जीवांश पदार्थों में कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है। उससे CN अनुपात जो होता है एकदम से बढ़ जाता है। लेकिन कार्बन स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने वाले जो परिपोषित होते हैं, परपोषी जो होते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि जब हम जीवांश पदार्थ उसमें डालेंगे तो सूक्ष्म जीव बहुत अधिक मात्रा में बढ़ेंगे और कार्बन से अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करेंगे, जिससे क्या होगा, उस जीवांश पदार्थ में कार्बन की मात्रा की कमी हो जाएगी, यानी कार्बन जो होता है उसकी कमी हो जाएगी और नाइट्रोजन जो है वो लिग्निन के साथ मिल करके वो भी पदार्थ बना देता है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन की भी कमी हो जाती है और CN अनुपात जो होता है वापस से कम हो जाता है। तो इस अनुपात को और मृदा में नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए नाइट्रोजनीकरण की क्रिया करवाई जाती है। तो इस प्रकार बच्चों कार्बन और नाइट्रोजन जो अनुपात है वो हम इस सूत्र से प्राप्त कर लेते हैं और ये विभिन्न पदार्थों में अलग अलग इसका मान पाया जाता है। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात के महत्व को अपन देखते हैं बच्चों कि विस्तृत अनुपात के जीवांश पदार्थ जो होते हैं, यानी ऐसे जीवांश पदार्थ जो विस्तृत अनुपात के होते हैं, जिनमें कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उनको जब मृदा में मिलाया जाता है तो उससे क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है। जैसा कि अपन ने पहले भी पढ़ा था कि सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है और कार्बन को से प्राप्त ऊर्जा के लिए सूक्ष्म जीव सक्रिय हो जाते हैं, जिससे विच्छेदन भी उनका बढ़ जाता है। जो जीवांश पदार्थ है उनका विच्छेदन तीव्र हो जाता है। इस दौरान नाइट्रेट में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा मृदा में कम हो जाती है,
यानी नाइट्रोजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती है और ये पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाती। विच्छेदन की प्रक्रिया के कुछ समय बाद, क्योंकि जब विच्छेदन की प्रक्रिया तेज हो जाती है, तीव्र हो जाती है, तो होता क्या है, कार्बन की मात्रा में कमी आ जाती है, जिससे कुछ समय बाद कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात संकुचित होने लगता है, यानी कम होने लगता है और कार्बन की मात्रा कम हो जाती है। और परपोषी जीवों की सक्रियता भी क्या होती है, कम, क्योंकि जब जीवांश पदार्थों में कार्बन की कमी होगी तो परपोषी पदार्थ जो होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, उनकी सक्रियता भी कम हो जाती है और इस प्रकार नाइट्रोजन की मांग भी कम हो जाती है। तो पहला इसका महत्व तो यही है कि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो होता है वो नाइट्रोजन की मात्रा को डिसाइड करता है। जब Cn का मान कम होता जाता है तो नाइट्रोजन की उपलब्धता भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली कम होती जाती है। दूसरा हम इसका महत्व देखते हैं, कार्बन नाइट्रोजन जो अनुपात है उसकी प्रायोगिक उपयोगिता पौधों और मृदा में नाइट्रोजन की उपलब्धता के लिए होती है। यानी नाइट्रोजन उस मृदा में कितनी मात्रा में उपलब्ध है ये डिसाइड करता है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। उस मृदा का जो कार्बन नाइट्रोजन जो अनुपात है उसी आधार पर मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा के अनुपात का डिसाइड किया जाता है, निर्धारण किया जाता है कि उस मृदा में कितनी मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित है और पौधों को वह नाइट्रोजन कितनी मात्रा में मिलेगी। तो इसलिए कार्बन और नाइट्रोजन जो इसका अनुपात है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है पौधों के लिए, मृदा के लिए, क्योंकि जीवांश पदार्थ जितनी अधिक मात्रा में उपस्थित होंगे मृदा में उतना ही उनको कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा अधिक उपलब्ध होगी और उसमें Cn का मान जो होता है वो बढ़ जाता है और पौधों को भी अधिक मात्रा में कार्बन और नाइट्रोजन उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि कार्बन और इसका जो अनुपात होता है नाइट्रोजन का, ये इसके लिए, पौधों के लिए और मृदा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मृदा में नाइट्रोजन चक्र के महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम को अपन देखते हैं। इसमें कई सारे प्रक्रम होते हैं, जैसे स्थिरीकरण है, खनिजन है, नाइट्रीकरण है, विनाइट्रीकरण है आदि, ये सारे चक्र सम्मिलित होते हैं। तो अपन देखते हैं सबसे पहले स्थिरीकरण। स्थिरीकरण में क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें अकार्बनिक नाइट्रोजन जो होती है वो कार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाती है। जितनी भी अकार्बनिक नाइट्रोजन होती है, जैसे अमोनियम के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, अन्य जो खनिज तत्वों के रूप में जो नाइट्रोजन होती है वो कार्बनिक नाइट्रोजन में बदल जाती है, स्थिर हो जाती है, उसे ही हम कहते हैं स्थिरीकरण। जैसे देखते हैं अकार्बनिक नाइट्रोजन जो होती है वो कार्बनिक नाइट्रोजन में बदल जाती है। दूसरी जो प्रक्रिया है वो है खनिजन। खनिजन में क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक नाइट्रोजन अधिक गतिशील अकार्बनिक रूप जैसे अमोनियम, नाइट्रेट आदि में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, खनिजन कहते हैं। खनिजन जो होती है ये 3 प्रक्रम में जाके संपन्न होती है। पहला जो होता है उसमें अमीनीकरण होता है, फिर अमोनीकरण होता है और तीसरा जो है वो नाइट्रोजनीकरण होता है। तो इस प्रकार हम इसको 3 भागों में बांट देते हैं, अमीनीकरण, अमोनीकरण और नाइट्रीकरण। ये तीनों प्रक्रम मिलकर के खनिजन को पूर्ण करते हैं। अपन देखते हैं यहाँ पर इसको समीकरण के रूप में, ये कार्बनिक नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के रूप में है। ये एंजाइमिक जल अपघटन द्वारा प्रोट्यूज में बदलती है, फिर प्रोट्यूज आगे अपघटित होकर पेप्टोन्स बना देते हैं। ये पेप्टोन्स जो होते हैं वो एमिनो यौगिक में बदल जाते हैं, जो वापस बदल करके नाइट्राइट और फिर अंत में नाइट्रेट के रूप में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों कार्बनिक नाइट्रोजन का नाइट्रेट के रूप में बदल जाना ही खनिजन कहलाता है। इसे ही हम खनिजन कहते हैं। इसे हम देखते हैं एक एक प्रक्रिया को। पहला जो इसका प्रक्रम है वो है अमीनीकरण। अमीनीकरण देखते हैं अपन। पहली जो प्रक्रिया है अमीनीकरण में क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रोटीन्स तथा अन्य संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होते हैं वो कार्बनिक यौगिक एंजाइम द्वारा एमिनो अम्ल में बदल जाता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त यौगिक जो होते हैं सारे के सारे वो क्या होते हैं, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अमीनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रम में प्राप्त ऊर्जा सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग में ले ली जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों कि जितने भी
संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त यौगिक जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, वो क्या होते हैं, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। ये जो एमिनो अम्ल है, इन एमिनो अम्लों में परिवर्तित हो जाते हैं, इसे हम अमीनीकरण कहते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया होती है वो होती है अमोनीकरण। अमोनीकरण में क्या होता है कि अमोनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जो अमीनो यौगिक बनते हैं वो मृदा सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा अमोनिया तथा अमोनियम यौगिकों में बदल जाते हैं। अमोनिया बनती है और अमोनियम यौगिक बन जाते हैं, वो आगे और विभाजित हो जाता है, उसे हम कहते हैं अमोनीकरण। अमोनिया का बनना अमोनीकरण, एमिनो अम्लों का बनना अमीनीकरण कहलाता है। इसके हम रासायनिक समीकरण देखते हैं कि एमिनो यौगिक जो होते हैं, ये एमिनो यौगिक हैं RNH2, ये जल अपघटित होकर एंजाइमिक यानी एंजाइम की उपस्थिति में ये जल अपघटित होकर के अमोनिया बना देते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है, ये अमोनिया बनती है। इसमें ये अमोनिया जो होती है ये मृदा में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जल द्वारा क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाती है। तो यह मृदा में उपस्थित CO2 से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल के रूप में होता है, जो इससे क्रिया करके ये अमोनिया आगे अमोनियम कार्बोनेट बना देती है या अमोनियम बाइकार्बोनेट बना देते हैं। तो ये अमोनियम कार्बोनेट जो होता है ये वापस विभाजित होकर के अमोनियम आयंस में बदल जाते हैं, और ये ही अमोनियम आयन का बनना ही क्या कहलाता है, अमोनीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार बच्चों अमोनियम आयन जो है वो बन जाते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं इसकी तीसरी जो प्रक्रिया है वो है नाइट्रीकरण की क्रिया। नाइट्रीकरण देखते हैं बच्चों, वह प्रक्रिया जिसमें मृदा में उपस्थित अमोनियम यौगिक जो होते हैं वो पहले नाइट्रेट में बदलते हैं, यानी अमोनियम यौगिक जितने भी हैं वो नाइट्रेट में बदल जाते हैं, उन्हें हम नाइट्रीकरण कहते हैं। यह एक वायुजीवी प्रक्रिया है, यह एक क्या है, क्रिया है जो स्वपोषित बैक्टीरिया द्वारा संपन्न होती है। नाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम दो भागों में विभाजित करते हैं, यानी पहले तो वे बैक्टीरिया जो अपनी कोशिका संश्लेषण के लिए अमोनियम का ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जब अमोनियम का ऑक्सीकरण होता है तो उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे कि उदाहरण है नाइट्रोसोमोनास, इस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। दूसरा वे बैक्टीरिया जो नाइट्राइट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी नाइट्रेट में बदल देते हैं, उसका एग्जाम्पल है नाइट्रोबैक्टर। यानी नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं वो इस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। इसकी हम अभिक्रिया को देखते हैं कि पहले अमोनिया जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके यानी ऑक्सीकृत होकर के नाइट्राइट में बदलती है, यानी नाइट्रोसोमोनास जो है वो अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देते हैं। ये एक धीमी प्रक्रिया होती है, इसमें 79 कैलोरी प्राप्त होती है ऊर्जा के रूप में। फिर नाइट्रोबैक्टर जो होता है, जो नाइट्राइट बनता है, उस नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देता है। इस प्रकार से अमोनिया या अमोनियम आयंस जो होते हैं वो नाइट्रेट में बदल दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण कहते हैं। यानी मृदा में उपस्थित अमोनियम यौगिक, चाहे वो अमोनिया के रूप में हो या अमोनियम यौगिक के रूप में हो, नाइट्रेट में बदल दिए जाते हैं, उसे हम नाइट्रीकरण कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि विनाइट्रीकरण क्या होती है। बच्चों विनाइट्रीकरण जो होती है वो नाइट्रीकरण की बिल्कुल अपोजिट प्रक्रिया होती है। इसमें वापस से जो यौगिक होते हैं, जो जटिल यौगिक होते हैं, उनको तोड़ करके नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में बदला जाता है, इसलिए इसको विनाइट्रीकरण कहते हैं। यह एक अनेक प्रक्रियाओं में संपन्न होती है, अर्थात मृदा नाइट्रेट का विभिन्न जीवाणुओं द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन और उसके नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं उसमें बदलना ही विनाइट्रीकरण कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये विभिन्न जो स्टेप्स होते हैं, विभिन्न प्रक्रम होते हैं, उसमें संपन्न होते हैं, और इसमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु जो हैं, बैक्टीरिया जो हैं, वो इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उस प्रक्रिया के द्वारा ही संपन्न होती है। विनाइट्रीकरण के अंतर्गत आने वाले वे प्रक्रम जिनमें नाइट्रोजन का लोप हो जाता है, यानी जिसमें नाइट्रोजन कम होती जाती है, विलुप्त होती जाती है, उसे हम नाइट्रेट अवकरण या नाइट्रेट स्वांगीकरण कहते हैं। यानी ये जो प्रक्रिया है ये नाइट्रेट अवकरण या नाइट्रेट स्वांगीकरण कहलाती है। यानी प्रत्येक स्टेप में, यहाँ जो स्टेप है, इन प्रत्येक स्टेप में जब नाइट्रोजन कम होती चली जाएगी तो वो नाइट्रोजन अवकरण या नाइट्रेट स्वांगीकरण कहलाता है। यह प्रक्रिया जो होती है
वो विभिन्न बैक्टीरिया द्वारा संपन्न होती है। बहुत सारे बैक्टीरिया इस पूर्ण प्रक्रिया को संपन्न करने में भाग लेते हैं, जैसे कि डीनाइट्रिफिकेंस, सुडोमोनास, माइक्रोकोकस और बेसिलस। ये सारे के सारे बैक्टीरिया जो होते हैं ये इस प्रक्रिया को संपन्न कराने में भाग लेते हैं, इस प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं। हम देखते हैं इसका रासायनिक समीकरण कि किस प्रकार से नाइट्रेट और यौगिक जो होते हैं वो सारे मिल करके नाइट्रोजन या उसके ऑक्साइड में उसको बदल देते हैं। तो यहाँ पर HNO3 जो है वो पहले विघटित होकर HNO2 यानी नाइट्रेट जो है वापस नाइट्राइट में टूटता है। ये जो है ये नाइट्रेट है, नाइट्रेट जो है ये टूट रहा है नाइट्राइट में, नाइट्राइट में बदल जाता है। फिर ये नाइट्राइट के यौगिक बनते हैं। इस यौगिक से ये जो है एक तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन बन जाती है या नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं जो पुनः नाइट्रोजन में बदल जाती है। तो इस प्रकार से नाइट्रेट और इसके यौगिक जो होते हैं वो विभिन्न प्रक्रियाओं से होते हुए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना देते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विनाइट्रीकरण कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से नाइट्रोजन चक्र जो है वो पूरा हो जाता है। उसमें संपन्न होने वाली विभिन्न क्रियाएं जो हैं वो हमने पढ़ी थी। इसमें हमने बहुत सारी प्रक्रियाएं पढ़ी, जैसे स्थिरीकरण, खनिजन, खनिजन में फिर अमीनीकरण, अमोनीकरण और नाइट्रीकरण, उसके बाद में विनाइट्रीकरण। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन एक चक्र जो है वो उसके रूप में चलता रहता है और नाइट्रोजन विभिन्न मार्गों से, विभिन्न पदों से गुजरती हुई पुनः वायुमंडल में